हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। इसका आज लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हमें देखने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की इस चैप्टर में पहले भी एक बार बात हुई थी, तब हमने कहा था कि हमें पूरा टॉपिक देखना है। तो चलो आज हमें देखना है इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है? हैलोजन हैलोजन के साथ ही कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जैसे Cl फ्लोरीन के साथ कंपाउंड, Br फ्लोरीन के साथ कंपाउंड, क्लोरीन क्लोरीन के साथ कंपाउंड। तो हैलोजन के साथ ही जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको क्या कहेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो चलो देखते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। एक बड़ा टॉपिक है ये। इसका आज चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। 17 मतलब ऑक्सीजन फैमिली, 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली, 17 मतलब हैलोजन कह सकते हो या फ्लोरीन फैमिली, और 18 मतलब इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, उसे हीलियम फैमिली भी कहा जाता है। तो चलो अभी हमें देखने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। पहले आपके टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन देखते। कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन है फ्रॉम पेज नंबर 157। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड डू हैलोजन्स फॉर्म विथ अदर एलिमेंट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन मेटल के साथ क्या करते हैं? हैलोजन और मेटल के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? हमेशा होता है आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि NaClA, उसके बाद KClA, NaBrA, CaCl2A, उसके बाद MgCl2A। तो ये क्या होंगे? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होंगे। और यही हैलोजन जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होते, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होके ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते, हैलोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करते, तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे नॉन मेटल और हैलोजन दोनों को भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो दोनों मिलके क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड के, हैलोजन और नॉन मेटल के बीच के, जैसे कि HF है, उसके बाद HCl है। ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल के साथ क्या करेगा? हैलोजन अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो आंसर क्या होगा? हैलोजन फॉर्म्स द आयोनिक बॉन्ड विथ मेटल एंड हैलोजन फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड विथ नॉन मेटल। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, डज BeF2 ओबे द ऑक्टेट रूल। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उन्होंने पूछा है कि BeF2 ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है क्या। तो चलो BeF2 को मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, BeF5 पूछा है। तो BeF5 क्या ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बेरिलियम, फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन एंड फिफ्थ फ्लोरीन। इसके पास 3 क्या होंगे? हर एक के पास लोन पेयर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर होगा नो। क्या है ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट रूल से ज़्यादा है इसके पास। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या कर रहा है? इसे हम कहते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है? एक्सपांड हो चुका है। 8 चाहिए थे, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो BeF2 नहीं है, BrF2 है, BrF2। तो ये क्या है? एक्सपांडेड ऑक्टेट क्या करता है? तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो चुके दोनों के बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग के 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? एक्सपांडेड ऑक्टेट फॉलो करेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हो 157 पेज नंबर पे। देखो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br इन BrF2। तो हमें दिया है उन्होंने BrF5 सॉरी, और यहाँ पे हमें Br की क्या करनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। तो चलो फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होता है, -1 होती है हमेशा, इसे x कंसिडर करेंगे। सो x + 5 × -1
और कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है, मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +5। तो यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, BrF5 में +5 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, देखो क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू हैलोजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो हमें पता है हैलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NH2Np5। तो इसे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते, तो 5 इलेक्ट्रॉन से लास्ट सेल में 1 2 3 4 5 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसकी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो हैलोजन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट और वैलेंस सेल, हेंस दे रिक्वायर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। उनको 1 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ClF3 का शेप पूछा है उन्होंने। तो ClF3 का शेप कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा और यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा। इसे कहा जाता है टी शेप। तो इसका शेप कैसे होगा, टी शेप होगा। ClF3 का शेप होगा टी शेप। तो चलो देखते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड होते क्या है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, गिव वन एग्जांपल। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, ये ऐसे फॉर्म होंगे बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन। डिफरेंट हैलोजन क्या होंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे, कंबाइन होंगे और इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म होंगे। मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड में हैलोजन को छोड़ के किसी और ग्रुप का कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल है ClF BrF3। तो इन हैलोजन को हलाइड्स भी कहा जाता है क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब जब हैलोजन अपने आप के साथ ही कंबाइन करेंगे, अपने ग्रुप के मेंबर के साथ कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट कंपाउंड बनाते, तो उसको क्या कहा जाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। जैसे क्लोरीन फ्लोरीन एक ही ग्रुप के मेंबर है, ब्रोमीन फ्लोरीन एक ही ग्रुप के मेंबर है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड क्या है यहाँ पे बन सकते। अगर मैं पूछूँ व्हाई डू हैलोजन फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड, क्यों वो इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हैलोजन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ओके, दे हैव द डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, हमें पता है। फ्लोरीन से लेकर अगर नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। तो उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है, एंड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हैलोजन फॉर्म द इंटर हैलोजन कंपाउंड। उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में फ़र्क होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म करते। अगर उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तो उनके कंपाउंड कभी भी फॉर्म नहीं होते। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एक ही ग्रुप के मेंबर है लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए हैलोजन क्या कर सकते, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते। तो चलो कुछ क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर करके, आपके टेक्स्ट बुक में से ही है, पेज नंबर है 157। पहला क्वेश्चन है, वहाँ पे देखो दिया है, क्लोरीन एंड फ्लोरीन कंबाइन। उन्होंने कहा है क्लोरीन और फ्लोरीन क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करते। तो यहाँ पे हलाइड आयन कौन सा होगा, क्लोरीन होगा या फ्लोरीन होगा, तो इसका आंसर होगा व्हेन क्लोरीन एंड फ्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड द हलाइड आयन विल बी। इनमें दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो जो आयन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो वो फ्लोराइड क्या होता है, फ्लोराइड आयन क्या होगा, इसे हम कहेंगे हलाइड आयन। तो याद रखना है, ये हलाइड आयन कौन होगा, फ्लोरीन होगा। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज फ्लोरीन कंबाइन विद द अदर हैलोजन फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोराइड्स। तो क्यों ऐसे हो रहा है पूछा है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑफ द हैलोजन। तो हमें पता है हैलोजन क्या पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन ही है। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है अमॉन्ग द पीरियोडिक टेबल। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये जब किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है, तो जैसे सपोज Cl के साथ बॉन्ड किया है, तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर इसके पास होती है। इसलिए फ्लोरीन क्या होता है, कंबाइन विद द अदर हैलोजन टू फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोराइड। तो ये क्या है,
हैलोजन के साथ रिएक्ट होकर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोराइड क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की ताकत है उसके पास, इसीलिए। तो चलो यहाँ पे एक टेबल दिया है, एक साइड में एलिमेंट है, एक साइड में दिया है कि कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। तो देखो क्लोरीन क्या कर सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, कौन से बनाएगा, ClF बनेगा, ClF3 बनेगा, ClF5 बनाएगा। लेकिन क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ कोई कंपाउंड नहीं बना सकता। उसके बाद देखो ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, यस BrF बनेगा, BrF5 बने, F3 बनेगा, BrF5 भी बनेगा। यहाँ पे यस BrCl एक ही कंपाउंड बनेगा इसके साथ, क्लोरीन के साथ। ब्रोमीन और आयोडीन के साथ कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, और यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे कम है। आयोडीन देखो, आयोडीन फ्लोरीन के साथ IF बना सकता है, IF3 बना सकता है, IF5 बना सकता है, IF7 बना सकता है। क्लोरीन के साथ ICl बना सकता है, ICl3 बना सकता है, और Br के साथ IBr बना सकता है। लेकिन आयोडीन के साथ कोई भी इंटरहैलोजन कंपाउंड नहीं बनाता है। ओके, तो ये क्या है, वेरियस टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अभी अगर आपको कहा जाए हाउ आर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, तो उनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, तो चलो उनका क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड का। तो जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है, डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन, उनके कंपोजिशन पे क्लासिफिकेशन डिपेंड है। हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है किस पे डिपेंड है, इनके कंपोजिशन पे डिपेंड है। कंपोजिशन मतलब इनका कंटेंट क्या होगा उस पे डिपेंड है इनका क्लासिफिकेशन। तो पहला टाइप हम एक साइड में टाइप लिखेंगे और एक साइड में एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। ओके, तो कौन से टाइप है देखो कंपोजिशन के हिसाब से। तो सबसे पहला टाइप आता है X डैश फॉर एनी हैलोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, X डैश क्या कर सकता है, ClF2 बना सकता है, BrF2 इसी टाइप का हो सकता है, सॉरी BrF है, ClF BrF एक ही है ना। उसके बाद आ सकता है BrCl बन सकता है, ICl बन सकता है, IBr बन सकता है। तो इतने क्या बन सकते हैं इस टाइप के। तो पहला टाइप है X डैश, दूसरा टाइप है X डैश 3। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, ClF3 बन सकता है, BrF3 बन सकता है, उसके साथ IF3 भी बन सकता है। ओके, तीसरा टाइप है यहाँ पे X5 डैश। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या क्या बनेगा, ClF5 बन सकता है, BrF5 बन सकता है, या फिर IF5 बन सकता है। और जो चौथा टाइप होगा वो होगा X डैश 7। यहाँ पे सिर्फ एक ही बनता है, IF7। तो यहाँ पे कितने टाइप है, डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन ऑफ द इंटरहैलोजन कंपाउंड दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप, X डैश 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1, X डैश 5 एंड X डैश 7, और उनके ये एग्जाम्पल होंगे। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय X डैश, वेयर X इज द हैलोजन हैविंग द लार्जर साइज and more electronegative negative. X dash is the halogen having the smaller size and the more electronegative with the more electronegativity. और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहला x होता है ये क्या होता है, इसकी लार्ज साइज होती है, दोनों में से एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, इसकी स्मॉल साइज होगी। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दूसरे से थोड़ी कम होती है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, दूसरे से ज़्यादा होगी। ओके, तो इससे क्या बनते हैं, 4 टाइप है, और 4 टाइप से इतने इंटरहैलोजन कंपाउंड बन सकते। चलो अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं हमें इंटरहैलोजन कंपाउंड के। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है, स्टेट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसे समझ लो अच्छे से, द कंपाउंड्स आर कंसिडर एज हलाइड ऑफ X। तो इन कंपाउंड को क्या कहा जाता है, हलाइड ऑफ X। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे इसे, X डैश। तो इसे क्या कहा जाता है, X का हलाइड, ये ऐसे कंसिडर किया जाएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है,
तो पहला मेंबर जो है एक्स मतलब लार्ज साइज है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, ये भी कह सकते हो फ्लोरीन से। दूसरा जो है मेंबर फ्लोरीन है, इसकी स्मॉल साइज है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, क्लोरीन से ज़्यादा है। आ रहा है समझ में? तो क्या है, यहाँ पे दो मेंबर का कॉम्बिनेशन है, दोनों भी यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन पहला मेंबर लार्ज साइज वाला होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ऐसे भी कह सकते हो। सेकंड मेंबर स्मॉल साइज होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है यहाँ पे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इस इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम नाम दे सकते हैं क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। तो ये क्या है, यहाँ पे ये हलाइड है, किसका, इसका। तो क्लोरीन का फ्लोरीन क्या है, हलाइड है, तो इसे क्या कंसिडर किया जाए, इसका नाम क्या आएगा, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। मतलब जो लार्ज साइज वाला मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पहले आएगा और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है या स्मॉल साइज है वो बाद में आएगा। तो ऐसे इनके नाम होते। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखो, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैव इवन नंबर ऑफ एटम, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे क्या होते हैं, इनके इवन एटम्स होते हैं। जैसे ClF3 में देखो 3 फ्लोरीन है, 1 क्लोरीन, टोटल कितने हो गए, 4। IF7 में देखो 7 फ्लोरीन है और 1 आयोडीन है, क्या हो गया, 8। उसके बाद अगर देखा जाए तो BrF5 में क्या होगा, 1 ब्रोमीन है और 5 क्या है, फ्लोरीन है, टोटल नंबर कितना हो गया, 6। ClF में क्या हो जाएगा, कितने, 2। तो ऐसे क्या होते हैं, इनके इवन नंबर होते हैं एटम्स के इनके अंदर। तो दोनों की टोटल कितनी होती है, इवन नंबर आती है, आइदर 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी या फिर 8 होगी। चलो और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या हो गए, इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ हैलोजन, जिनसे वो जिन दो हैलोजन से वो बने हैं उन दोनों के बीच के इनकी क्या होगी प्रॉपर्टी। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन है तो कुछ प्रॉपर्टी क्लोरीन के और कुछ फ्लोरीन के, ऐसे क्या होंगे, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड की। उसके बाद ये सेंट्रल हैलोजन एटम जो होता है वो क्या करता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड में। अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सेंट्रल हैलोजन का डिफरेंट आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ जो एक्स एटम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर क्या होगा, 1, 3, 5, 7 ऐसे क्या होगा, ऑड नंबर होगा। और ये जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं सारे क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर में होते हैं, क्योंकि अगर इनका हम मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में से, यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 158। व्हाट विल बी द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। उन्होंने दिया है ICl और BrF और दोनों का हमें नाम पूछा है, तो इसका क्या नाम होगा, इसका होगा आयोडीन मोनोक्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है और आयोडीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, और इसकी साइज़ बड़ी है, इसकी साइज़ छोटी है। दूसरे का नाम क्या आएगा, दूसरे का नाम आएगा ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड। ओके, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है वहाँ पे उन्होंने दिया है, विच हैलोजन एक्स विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ द हैलोजन एक्स डैश अटैच। तो कौन सा ऐसा हैलोजन है जो क्या करेगा, मैक्सिमम क्या है, एक्स डैश को अटैच कर सकता है। तो इसका आंसर होगा, सेकंड का आंसर होगा कि यहाँ पे होगा IF7। तो क्या है यहाँ पे, द आयोडीन विल बी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ द अदर हैलोजन। आयोडीन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर हैलोजन को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो एग्जाम्पल होगा IF7। ओके, और इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम होगा आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। साथ है ना। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर, 158 पेज नंबर पे। विच हैलोजन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म मोर इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो कौन सा ऐसा हैलोजन है जिसके पास टेंडेंसी है ज़्यादा कंपाउंड बनाने की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसके पास क्या होगी, ये एबिलिटी होगी कि वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकता है। तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन।
तो फ्लोरीन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म द मोर इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो आंसर होगा फ्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। और एक क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर करके, ये आपके टेक्स्ट बुक के 158 पेज नंबर पे, वहाँ पे बहुत क्वेश्चन दिए उन्होंने। विच इज़ मोर रिएक्टिव, पहला दिया है ClF3 और ClF, इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ClF3 इज़ मोर रिएक्टिव। 4 मेंबर प्रेजेंट है या इसमें, देन ClF। ओके, ये पहला था। दूसरा पेयर उन्होंने दिया है BrF5 एंड BrF, तो यहाँ पे क्या होगा, BrF5 इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि ज़्यादा हैलोजन है इसके पास, मोर रिएक्टिव देन BrF, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है और यहाँ पे ये ज़्यादा रिएक्टिव। और वहीं पे एक क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल करके, यूज़ योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 158 पे ही। तो इनके नाम लिखने, फॉर्मूला है नाम लिखने। तो नाम क्या आएगा, देखो पहले का है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, दूसरे का क्या आएगा, यहाँ पे क्लोरीन ही होगा, यहाँ पे बन जाएगा ट्राईफ्लोराइड। ओके, यहाँ पे पहला नाम क्लोरीन ही आएगा, यहाँ पे बनेगा पेंटाफ्लोराइड, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड। आप ये नाम कंप्लीट कर लो, क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोराइड आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन होगा पेंटाफ्लोराइड, यहाँ पे होगा आयोडीन मोनोक्लोराइड, और यहाँ पे होगा आयोडीन ट्राईक्लोराइड। तो ऐसे ही टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड दैट एग्जिस्ट एट कलरलेस एट द रूम टेम्परेचर, कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर। तो एग्जाम्पल है ClF, ClF3, IF5, IF7 आर द कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर। तो ये चारों भी क्या होंगे, कलरलेस गैस होंगे रूम टेम्परेचर पे। एंड BrF5 एंड ClF5 आर द कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट इन एज अ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये कलरलेस लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे, ClF5 एंड BrF5। तो चलो कुछ के कलर देख लेते हैं, XX माइनस के, X डैश के कलर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है ClF, कलरलेस गैस होता है। BrF पेल ब्राउन गैस होता है। BrCl ये गैस होता है, कभी कभी प्योर सॉलिड में भी होता है रूम टेम्परेचर में। ICl रूबी रेड सॉलिड, इसे अल्फा फॉर्म कहा जाता है। ब्राउन रेड सॉलिड, इसे बीटा फॉर्म कहा जाता है। IBr इसे ब्लैक सॉलिड कहा जाता है। कभी कभी मैच द पेयर में कलर और कंपाउंड के नाम आते हैं, तो ये पहला है। ओके, इसके साथ हमें अब अभी देखने X3 माइनस, ओके, XX3 डैश। तो यहाँ पे होगा ClF3, ये क्या होता है, कलरलेस गैस होता है। BrF3 ये होगा येलो ग्रीन लिक्विड। उसके बाद आता है IF3, ये येलो कलर की पाउडर होती, मतलब सॉलिड होगा, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है ये। उसके बाद आता है ICl3, ये होता है ऑरेंज सॉलिड। ओके, तो ये होगा ऑरेंज सॉलिड, इसे डायमेरिज भी कहा जाता है, 2 फॉर्म। तो ये I2Cl6 में भी कभी कभी कन्वर्ट होता है, तो ये इस फॉर्म में होता है, या इसका डायमर होता है I2Cl6, दोनों भी क्या होते हैं, ऑरेंज सॉलिड ही होते हैं। नेक्स्ट देखो XX-5, IF5 कलरलेस गैस है, सॉलिड बन जाता है अगर 77 केल्विन से टेम्परेचर कम कर दो तो। BrF5 कलरलेस लिक्विड है, ClF5 कलरलेस लिक्विड है। लास्ट हमें देखना है XX-7, इसका एक ही एग्जाम्पल है IF7। तो IF7 क्या होता है, इट इज़ कलरलेस गैस। तो जितने भी एग्जाम्पल थे मैंने सब लोगों का स्टेट भी लिख दिया है और कलर भी लिख दिया है।
तो कभी भी मैच दो पेयर में आ सकता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो। तो देखो मैच द पेयर में ऐसा है, कॉलम 1 कॉलम 2 ICl IBr ICl3 IF3, इधर कलर है। तो क्या कर सकते हो, पहले का क्या आएगा ICl। तो ICl क्या होता है, ये होता है रूबी रेड का सॉलिड होता है। IBr क्या होगा यहाँ पे, IBr होता है ब्लैक सॉलिड होता है। ICl3 क्या होगा यहाँ पे, ICl3 होता है ऑरेंज सॉलिड। IF3 क्या होगा यहाँ पे, ये होगा येलो पाउडर। तो ऐसे मैच द पेयर में कभी कभी आ सकता है। तो चलो अभी हमें देखने मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो पहली मेथड हमें देखनी है, यहाँ पे हमें 3 मेथड देखने। एक स्पेशल रिएक्शन होती है ICl में, वो रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड, वो देखना है। और एक पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलो देखो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होगा। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होते हैं, 2 हैलोजन क्या होते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते, और दोनों भी क्या चाहिए यहाँ पे, दोनों जब इक्वल वॉल्यूम में होते तो देखो कैसे होगा। सपोज Cl2a उसके साथ F2 क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, ओके, या फिर कंबाइन हो रहा है, ऐसा कह सकते हो। यहाँ पे टेम्परेचर होगा 523 केल्विन, और यहाँ पे कॉपर वेसल को यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 2ClF। इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम अभी हमने देखा था क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ओके। और ये था, इसे हम कहेंगे क्लोरीन गैस, या क्लोरीन लिखो, इसे हम कहेंगे फ्लोरीन, ओके। ऐसे डायरेक्ट मेथड से बनते। सपोज I2 प्लस Cl2 कंबाइन हुआ तो क्या बनेगा, यहाँ पे यूज़ होता है HCl प्लस HNO3 का मिक्सचर यूज़ होता है एज ए कैटालिस्ट। और यहाँ पे इसे थोड़ा सा बॉईल करना पड़ता है, हीट मत लिखो, बॉईल लिखो, बॉईल करोगे तभी ये बनेगा। तो यहाँ पे बनता है 2ICl, इसका नाम होगा आयोडीन मोनोक्लोराइड। तो आयोडीन मोनोक्लोराइड का कहाँ से बनेगा, आयोडीन और क्लोरीन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। थर्ड जो है वो है Br2, ब्रोमीन प्लस Cl2 क्लोरीन, ये दोनों जब रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पे बनता है 2BrCl, इसका नाम होगा ब्रोमीन मोनोक्लोराइड। ये कब होगा, जब दोनों भी क्या होंगे, बोथ आर इन इक्वल वॉल्यूम, दोनों भी क्या होने चाहिए, दोनों हैलोजन इक्वल वॉल्यूम में होंगे, तब ऐसे क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते। अब इन्हीं में हम देखते हैं कि इक्वल वॉल्यूम नहीं होगा। सपोज क्या होगा, 1 क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस होगा, दोनों में से एक ज़्यादा होगा और एक कम होगा। तो क्या होगा, देखो पहला Cl2 था, सपोज हमने कहा कि फ्लोरीन क्या है, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में यूज़ हो रहा है, तब किसी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कैटालिस्ट या हीट की। तब यहाँ पे क्या बनता है, 2ClF3 बनता है, इसका नाम क्या होगा, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। तो अगर ये अनइक्वल फॉर्म में होंगे, मतलब एक एक्सेस और एक स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करोगे तो ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे। सपोज I2A ये 3Cl, यहाँ पे Cl क्या हो गया, एक्सेस हो गया, तब भी किसी भी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ICl3, इसका नाम होगा आयोडीन ट्राइक्लोराइड। Br2 सपोज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 3F2 के साथ, ओके। तो फ्लोरीन ये क्या हो गया है, यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ हुआ है, ये कम है और ये एक्सेस है, तब यहाँ पे क्या बनता है, BrF3 बनता है, इसका नाम होगा ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। तो अगर सेम क्वांटिटी में यूज़ करते हो तो क्या है, मोनो बनते हैं, और अगर एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ करते हो तो ट्राई या फिर पेंटा या फिर यहाँ पे सेप्टा क्या है, बन सकते हैं। तो इसमें आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं साथ में। क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन, उन्होंने कहा है Cl2 रिएक्ट विथ F2 इन इक्वल अमाउंट एट 473 केल्विन टेम्परेचर, ऐसा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, हम लिख रहे हैं अभी। क्लोरीन और फ्लोरीन इक्वल अमाउंट में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हुए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2ClF, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड बनेगा, अगर दोनों भी क्या होंगे, इक्वल क्वांटिटी में होंगे। टेम्परेचर कितना है, 473 केल्विन। उसी में उन्होंने सेकंड दिया है Br2 रिएक्ट विथ एक्सेस F2, तो उन्होंने कहा है कि Br2 एक्सेस F2 के साथ अगर रिएक्ट होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा 2BrF3, इसका नाम होगा ब्रोमीन
और 3 बार प्रेजेंट है ये, तो ये बन जाएगा ट्राई फ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है, इन्होंने ये एक्सेस बताया था और यहाँ पे दोनों भी इक्वल अमाउंट में थे। सेकंड हमें देखना है रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है गिव टू केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो चलो देखते हैं। पहला हम लिख रहे हैं यहाँ पे Br2, ये क्या है, हैलोजन है। इंटर हैलोजन कंपाउंड BrF3 के साथ जब रिएक्ट होगा तो यहाँ पे क्या बनता है, 3BrF बनाता है। तो ये था हैलोजन, ये था इंटर हैलोजन, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड बना लिया। या दूसरी रिएक्शन देखो Br2 प्लस ClF3। तो ClF3 क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ये हैलोजन है। इनके रिएक्शन से यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ट्वाइस ऑफ F3 और यहाँ पे BrCl, यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्सचर बनेगा। ये होगा ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड और ये होगा ब्रोमीन मोनोक्लोराइड। तो ये दो रिएक्शन आपको याद रखने, हैलोजन एंड इंटर हैलोजन के कॉम्बिनेशन से भी इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते। थर्ड हमें देखनी स्पेशल रिएक्शन फॉर ICl। ICl के लिए स्पेशल रिएक्शन है एक, कौन सी देखो, I2 प्लस यहाँ पे KClO3 के साथ इसकी रिएक्शन होती है, इसे हीट करना पड़ता है तब प्रोडक्ट बनता है ICl और KiO3 क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा। ओके, तो ये यहाँ पे एक ही रिएक्शन बनती है और ये रिएक्शन ऐसी होगी। तो ये स्पेशल रिएक्शन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICl। एक क्वेश्चन दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर है 159 पे। क्वेश्चन सुनो क्या है, यूज योर ब्रेन पावर। इन द रिएक्शन ऑफ ICl, एक रिएक्शन दी उन्होंने I2 प्लस Cl2 और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है 2ICl और यहाँ पे उन्होंने दिया है HCl प्लस HNO3। ये रिएक्शन अभी हमने देखी थी और इसे बॉईल करना है। और क्वेश्चन क्या है सुनो, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। हमें क्या करना है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो चलो हमें क्या करने पड़ेंगे, हर एक के ऑक्सीडेशन नंबर लिखने पड़ेंगे पहले। तो चलो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो ये क्या है, सेम फॉर्म में 0, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे इसका होगा -1, तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे +1। तो देखो एक चेंज मुझे ये दिख रहा है, 11th भूले तो नहीं हो, रेडॉक्स रिएक्शन, एक चेंज ये दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 0 से +1 हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 0 से -1 हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इसका हुआ है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट होती है एज अ रिडक्टेंट, या इसे रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हो। और जिस स्पीसीज का रिडक्शन होता है वो होती है ऑक्सीडेंट, या फिर उसे क्या कह सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, देखो तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका होगा यहाँ पे किसका, यहाँ पे I2 रिडक्शन, क्योंकि उसका खुद का ऑक्सीडेशन, जिस स्पीसीज का खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरों को रिडक्शन में हेल्प करती है, इसलिए इसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और इसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और यहाँ पे दूसरा क्या आएगा, Cl2। तो ऐसे कभी कभी 2 मार्क के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा वो होगी रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस स्पीसीज का रिडक्शन होता है वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिडक्टेंट हुआ I2 और ऑक्सीडेंट हुआ Cl2, तो ये आपको याद रखना है। चलो और एक आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके। तो देखो पहली रिएक्शन दी है उन्होंने ICl3 प्लस H2O, हमें 2 प्रोडक्ट लिखने। तो यहाँ पे आएगा HiO3 और यहाँ पे होगा 5HCl। रिएक्शन को बैलेंस करो, और उन्होंने ICl साथ में दिया था। ओके, दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी रिएक्शन है यहाँ पे I2 प्लस KClO3। ये रिएक्शन तो अभी हमने देखी थी, फॉर्मेशन ऑफ डैश डैश प्लस KiO3। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, ये स्पेशल रिएक्शन थी, स्पेशल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICl। तो यहाँ पे आएगा ICl। थर्ड रिएक्शन देखो क्या दी है उन्होंने,
उन्होंने दिया है BrCl प्लस H2O, इसके साथ H2O करके एक हमें लिखना है, एक उन्होंने दिया है HCl उन्होंने दिया है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे होगा HOBr। फोर्थ रिएक्शन देखो उन्होंने क्या दी है, उन्होंने दिया है Cl2 प्लस ClF3, हैलोजन और इंटर हैलोजन के मिक्सचर से यहाँ पे क्या बनेगा ये पूछा है, तो यहाँ पे बनेगा 3ClF, इसे हम कहते हैं क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। फिफ्थ रिएक्शन उन्होंने दी है यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या होगा एडिशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होके कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे देखो तो एक जगह पे क्या होगा आयोडीन लगेगा, तो मैं यहाँ पे आयोडीन लगा रही हूँ इस CH2 को, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और एक साइड में Cl, तो ये दोनों इस बॉन्ड को ब्रेक करके इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे 5 रिएक्शंस दिए थे, कभी कभी एग्जाम में भी आ जाते। कुछ प्रॉपर्टीज दिए आपके बुक में, ओके रिएक्शन या प्रॉपर्टीज कहा है, तो पहली दी है उन्होंने थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब हीट की तरफ स्टेबिलिटी इंटर हैलोजन कंपाउंड के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे ClF सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन ICl स्टेबल होगा, देन IBr स्टेबल होगा, देन BrCl स्टेबल होगा, देन BrF स्टेबल होगा। ओके ये किसके लिए है, X डैश टाइप के लिए, पहला टाइप। ओके बाकी टाइप के लिए तो कोई स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं। दूसरा दिया है उन्होंने हाइड्रोलिसिस टू गिव्स द ऑक्सो एसिड, तो हाइड्रोलिसिस हो गया ऑक्सो एसिड जो बनते, तो ये मैंने अभी जो कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन लिए थे वहाँ पे लिया है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस टू गिव्स द ऑक्सो एसिड, तो ये क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन कंपाउंड ऑक्सो एसिड बनाते। तो देखो पहला है इंटर हैलोजन कंपाउंड है BrCl, H2O के साथ रिएक्ट होके HOBr और HCl, तो ये क्या हो गया ऑक्सो एसिड बन गया। यहाँ पे 5ICl ये भी ये क्या है इंटर हैलोजन कंपाउंड है, H2O के साथ रिएक्ट होके HiO3 एक क्या हो गया ऑक्सो एसिड बन गया। ICl3 वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करके HiO3 ये भी एक ऑक्सो एसिड बन गया। तो हाइड्रोलिसिस को जब होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड का, तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाते, ऑक्सो एसिड कंपाउंड बनाते। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, तो देखो 5BrF किस में कन्वर्ट होगा 2Br2 BrF5, तो दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ है और दोनों भी क्या है सेम नहीं है, तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। 2ClF3 Cl2 प्लस में ClF2 प्लस में और ClF4 माइनस में कन्वर्ट हुआ। ICl3 341 पे अगर हीट करोगे केल्विन पे, तो ICl और Cl2 पे क्या होता है ये कन्वर्ट होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। नेक्स्ट दो रिएक्शन देखो, पहली है फ्लोरिनेशन, तो यूरेनियम ClF3 इनका फ्लोरिनेशन होता है, यहाँ पे यूरेनियम फ्लोराइड फॉर्म होता है UF6, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ClF भी फॉर्म होता है जो गैसियस फॉर्म में होगा। उसके बाद है एडिशन अक्रॉस द ओलेफिन, तो ओलेफिन के अक्रॉस इनकी एडिशन होती है, ओलेफिन मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा इनका एडिशन होगा, ये आयोडीन यहाँ पे लग जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा और ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें से कभी कभी आपको आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के लिए। चलो अभी हमें यूजेस देखने, पहले हम देखते हैं XX डैश टाइप का। XX डैश टाइप मतलब कौन सा है, ये टाइप ऑलरेडी हम देख चुके हैं, आप लोगों को याद है या नहीं पता नहीं, लेकिन देखो इस टाइप को हम देख चुके हैं कि XX टाइप कौन सा होता है। यहाँ पे इसके एग्जांपल होंगे ClF, उसके बाद BrF, उसके बाद BrCl, उसके बाद ICl, उसके बाद IBr, ये सारे क्या है XX डैश टाइप के एग्जाम्पल है। ओके तो इसके यूजेस क्या है देखो, सबसे पहला ये यूज़ होता है, ये जो ICl होगा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ICl का यूज़ क्या होगा, डिटरमाइन आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल, ऑयल की आयोडीन वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ओके सेकंड, इनको यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आर्सेनिक, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 3 होगा। उसके बाद फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहलाइड, तो ये पॉलीहलाइड है, इनको पॉलीहलाइड कहा जाता है, इनके प्रिपरेशन के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। तो ये पॉलीहलाइड है, तो पॉलीहलाइड आयन भी कहा जाता है इनको, तो पॉलीहलाइड आयन के प्रिपरेशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है XX डैश टाइप को। अभी हमें देखने यूजेस ऑफ XX3 डैश, तो XX3 डैश के एग्जाम्पल होंगे ClF3, उसके बाद BrF3, IF3,
तो ये इसके एग्जाम्पल है। ओके, इनका यूज़ कहाँ होता है देखो, जैसे पहले में देखा वैसे प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड, तो पॉलीहैलाइड के प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद एज नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, तो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट के तौर पे ये सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में जो है ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पे पानी नहीं होता उसे क्या कहोगे, नॉन एक्वियस, तो इनको नॉन एक्वियस सॉल्वेंट के तौर पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये X-3 इसके 3 यूज़ है पॉलीहैलाइड बनाने के लिए, फ्लोरिनेटिंग एजेंट होगा ये, और नॉन एक्वियस सॉल्वेंट के तौर पे इसे यूज़ किया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है स्टेट द यूजेस ऑफ द इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, तो ये दो ही यूज़ होते हैं, X एंड X3। तो चलो कुछ कंपाउंड है उनके नाम दिए हैं, यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे नेम है, और हमें इसका लिखना है शेप क्या होगा। वैसे तो शेप में ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ, लेकिन एक बार सिर्फ यहाँ इस चार्ट को कंप्लीट करूँ। तो ये जो होता है ICl, इसका शेप होता है लीनियर, आप लोगों को दिखाती हूँ, इसके बाद वही टॉपिक लेना है। इसका शेप होगा लीनियर। उसके बाद जो होगा ClF3, ये होता है, इसे कहोगे बेंट टी शेप, तो ये टी शेप का होता है। उसके बाद है BrF3 जो होता है, ये भी बेंट टी शेप का होता है। उसके बाद जो होता है BrF5, ये होता है स्क्वायर होता है, नीचे स्क्वायर पिरामिडल, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल, और ये भी क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। तो ये इनके शेप है, कभी कभी MCQ पॉइंट में शेप पूछ लेते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। तो अभी शेप दिखाया मैंने, अभी हम डायग्राम देखते हैं, मतलब कैसा होगा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉमन है, ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। पहला है ICl, क्या होगा इसका, आयोडीन सेंटर में होगा, और एक क्या होगा, क्लोरीन होगा, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास भी होंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये जो है इसे कहा जाता है लीनियर शेप, ये है लीनियर। ओके, दूसरा है ClF3, ClF3 का स्ट्रक्चर शेप कैसे होगा देखो, तो ये जो है Cl, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, और इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर। ये जो एंगल होता है 89 डिग्री होता है। ओके, तो ये शेप है किसका, ClF3 का, इसे कहा जाता है बेंट टी शेप। ये क्या है, बेंट टी शेप। ओके, नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड उन्होंने दिया है BrF3। तो देखो Br, उसके साथ 3 फ्लोरीन जॉइन है, और इसके पास भी 2 लोन पेयर है, लेकिन आपको याद रखना है पहले का एंगल 89 था, ये कितना है 86 डिग्री, क्योंकि ब्रोमीन की साइज़ क्या है, क्लोरीन से थोड़ी सी बड़ी है, तो 86 डिग्री का ही एंगल होगा, और इसे भी हम क्या कहेंगे, बेंट टी शेप। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे आता है, उन्होंने पूछा है BrF5, तो यहाँ पे Br होगा, ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन आएगा, और इसके पास होगी एक लोन पेयर। तो इस शेप को कहा जाता है, ये से स्क्वायर है और नीचे पिरामिड है, तो ये बनता है स्क्वायर पिरामिडल। सारे शेप हम 11th में एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके, फिर मैं यहीं पे लिख देती हूँ, या फिर यहाँ पे ले लेते। फिफ्थ उन्होंने दिया है ClF5, सेम ही आएगा, क्लोरीन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन, फिफ्थ फ्लोरीन, और एक लोन पेयर। इसका भी शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो कभी कभी ऐसे शेप ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जाता है, तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। एक क्वेश्चन है और, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल हैलोजन एटम। तो चलो क्या दिया है देखते। पहला दिया है I2
Cl6 Br(F5) BrClIF7। हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल। तो यहाँ पे आयोडीन सेंटर, Br सेंटर, Br सेंटर, आयोडीन सेंटर। ओके, तो चलो सेंट्रल एटम जो है उसका हम देख लेते हैं कि क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी होगी -1, इसे x एज्यूम करोगे तो x 2x होगा, प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। सो 2x - 3 इज इक्वल टू, ये 6 टाइम प्रेजेंट है ना, तो 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, +3 होगी। तो यहाँ पे ये कितना है, +3, याद रखना है। यहाँ पे ये -1 है तो ये बन जाएगा +5, क्योंकि ये 5 टाइम प्रेजेंट है। ये -1 है तो ये बन जाएगा +1। अगर ये -1 है तो ये बन जाएगा +7। तो देखो अभी अरेंज करना है ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा IF7, उसके बाद आएगा BrF5, देखो 7 5, इसके बाद ये आएगा I2Cl6 और उसके बाद आएगा BrCl। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था +7, इसका था +5, इसका था +3, सेंट्रल एटम का था +1। तो इसे ऐसे क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते। तो चलो हमारे पास कुछ कंपाउंड है, एक बार उनका हम ऑक्सीडेशन स्टेट और सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर को देख लेते हैं कि कितने आएंगे। तो देखो यहाँ पे आएगा IF7। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो हमें इसका क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और फिर इनका क्या करना है, कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं उन पे ये बताना है। सबके लिए कॉमन होगा, मतलब इन तीनों के लिए कॉमन होगा, इन चारों के लिए, इनके लिए। तो इसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7, यहाँ पे होता है +5, यहाँ पे होता है +3, ये तो सेम ही है, और यहाँ पे होता है +1। ओके, तो यहाँ पे लोन पेयर होंगे 0, यहाँ पे होते 1 लोन पेयर, यहाँ पे होते 2 लोन पेयर और यहाँ पे होते 3 लोन पेयर। तो ये आपको याद रखना है, इसकी आपको हेल्प होगी अगर अरेंज करने के लिए बोला जाए तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स थे उसे अच्छे से देख लिया है। अभी इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट बाकी है, कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर याद नहीं आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार फिर से ऑक्सीडेशन नंबर का जो हमारा चैप्टर था 11th का 6th चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, उसे एक बार देखना ज़रूरी। तो उसे एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।